दोस्तों आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाले तमाम वीडियो आप तक बिना किसी अड़चन के पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों आज का न्यूज़ शुरू करते हैं। तो दोस्तों एनडीए की सीटों का अंक गणित। दोस्तों 27 विधायकों के टिकट कटे, इनमें 8 जदयू और 17 भाजपा भी शामिल हैं। दोस्तों 117 पीसी ईबीसी, 84 सरनम, 5 मुस्लिम और 35 महिलाओं के साथ एनडीए चुनाव मैदान में। दरअसल मित्रों, विधानसभा चुनाव की एनडीए की ओर से सभी 243 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। एनडीए इस बार 27 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे हैं। इनमें पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग से 117 उम्मीदवार दिए गए हैं। चिराग पासवान के पार्टी लोजपा आर ने देर रात तक अपनी बाकी 10 उम्मीदवारों को भी सूची जारी कर दी है। अब इसके 29 उम्मीदवार घोषित किए जा चुके हैं। 243 सीटों में 84 सरनम उम्मीदवार को मैदान में उतारा गया है। इनमें सबसे अधिक भाजपा के 48, जदयू ने 22, रालोमो व हम ने 2-2 और लोजपा ने 10 स्वर्णम जाति के उम्मीदवारों को मौका दिया है। सरनम उम्मीदवारों में सबसे अधिक 36 राजपूत बिरादरी के उम्मीदवार उतारे गए हैं, जबकि 31 भूमियार, 15 ब्राह्मण और 2 कायस्थ उम्मीदवार हैं। भाजपा और जदयू ने एक कायस्थ उम्मीदवार दिए हैं। एससी के लिए सुरक्षित 38 सीटों में जदयू ने 15, भाजपा के हम ने 4 और लोजपा ने 7 उम्मीदवार दिए हैं, जबकि जदयू व भाजपा ने एक सीट प्रत्याशी दिए हैं। यादव उम्मीदवारों में भाजपा ने 4 और जदयू ने 8 उम्मीदवार दिए हैं, जबकि लोजपा आर की सूची में 4 यादव जाति के उम्मीदवार हैं। दोस्तों इसी के साथ जान लेते हैं रिजर्व सीटों पर। रिजर्व 40 सीटों पर सबसे अधिक 16 जदयू के हैं। दोस्तों एनडीए की पूरी 243 उम्मीदवारों की सूची में कुल 40 सीटें आरक्षित हैं। इनमें 38 अनुसूचित जाति के लिए और 2 सीटें आदिवासियों के लिए सुरक्षित की गई है। आरक्षित सीटों में सबसे अधिक 16 उम्मीदवार जदयू ने उतारे हैं। इनमें एक एससीटी कोटे की भी सीट है, जबकि भाजपा ने 11 सुरक्षित सीटों पर उम्मीदवार दिया है, जिनमें एक सीट आदिवासी कोटे की है। जीतन राम मांझी की पार्टी हम ने 4 और बाकी 7 सुरक्षित सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा आर ने उम्मीदवार दिए हैं। इसी के साथ दोस्तों जदयू के टिकट पर 31 पहली बार लड़े हैं। जदयू की 101 सूची में 31 उम्मीदवार पहली बार प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। इनमें पहले चरण में 15 और दूसरे चरण में 18 ऐसे उम्मीदवार हैं। इनमें समृद्ध वर्मा, विशाल शाह, श्वेता गुप्ता, नरेंद्र साउथ, सोनम रानी, सरदार बल्लू मंडल, गोपाल, विभा देवी व सुमित कुमार सिंह हैं। इसी के साथ दोस्तों एनडीए की सूची में 30 महिला उम्मीदवार। दोस्तों एनडीए की सूची में महिला उम्मीदवारों की संख्या 30 है। इनमें भाजपा और जदयू ने 13 महिला उम्मीदवार दिए हैं। हमने 2 महिलाओं को मैदान में उतारा है। रिश्ते में ये दोनों माँ बेटी हैं। रालोमो व लोजपा आर ने एक महिला उम्मीदवार दिए हैं। और दोस्तों वे विधायक हुए बेटिकट। दोस्तों अब जान लेते हैं कौन कौन विधायक को इस बार टिकट नहीं मिली है। दरअसल दोस्तों एनडीए ने 27 विधायकों को इस बार बेटिकट कर दिया है। इनमें सबसे अधिक भाजपा के 17 विधायक है। वहीं जदयू ने 8 विधायकों को टिकट काट कर दूसरे उम्मीदवार दिए हैं। भाजपा ने जिन विधायकों को बेटिकट किया है उनमें नंदकिशोर यादव, अरुण कुमार सिंह, रसीम वर्मा, मोतीलाल प्रसाद, रामसूरत राय, रामप्रीत पासवान, स्वर्णम देवी, अरमेंद्र प्रताप सिंह, जयप्रकाश यादव, मिथिलेश कुमार, डॉक्टर निक्की ओम्ब्रेम और सीएम गुप्ता, कुसुम देवी, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञान, भागीरथी देवी, अशोक सिंह व ललन पासवान के नाम है। जदयू ने विधायक सुदर्शन कुमार, अशोक कुमार, अनम हाजिरी, अशोक कुमार चौधरी, गोपाल मंडल, दिलीप राय और तारापुर के राजीव कुमार को टिकट नहीं दिया है। इसी के साथ दोस्तों 20 चुनाव को लेकर साइबर स्पेस में भी आचार संहिता के पालन पर जोर दिया गया है। दरअसल दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान स्वच्छ, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कराने के उद्देश्य में नालंदा पुलिस ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया है। किले में आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही पुलिस प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि बदले डिजिटल युग में साइबर स्पेस पर भी आचार संहिता का सख्त से पालन किया जाना आवश्यक है। नालंदा पुलिस ने सभी अभ्यर्थी, राजनीतिक दलों और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं से अपील की है कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, स्नैपचैट आदि पर बातों का विशेष ध्यान रखें। किसी भी मतदान को किसी प्रकार का प्रलोभन, वित्तीय या अन्य नहीं दिया जाएगा। प्रचार में जाति, समुदाय या धर्म के आधार पर अपील नहीं की जाएगी। ऐसे किसी भी पोस्ट, वीडियो या टिप्पणी से बचें जिनमें समाज में विभाजन
या तनाव की स्थिति उत्पन्न हो। अन्य दलों या प्रत्याशियों के निजी जीवन से जुड़े मुद्दों पर टिप्पणी न करें। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च या किसी पूजा स्थल पर तस्वीरों, भाषणों या आयोजनों का चुनाव प्रसार नहीं किया जोड़े। इसी के साथ दोस्तों 44 नामों की दूसरी सूची के साथ ही अपने कोटे की सभी 101 सीटों की सूची जारी की है। दोस्तों कोर वोटर को साधा, पिछड़ा, अति पिछड़ा को 59 सीटें। दरअसल दोस्तों जदयू ने गुरुवार को 44 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इनमें 9 महिलाएं सहित मुस्लिम समाज से 4 उम्मीदवार शामिल हैं। दूसरी सूची में 18 ऐसे उम्मीदवार भी हैं जो पार्टी की टिकट पर पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले बुधवार को जदयू के 57 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हुई थी। इस तरह दोनों सूची मिलकर पार्टी की तरफ से सभी 101 उम्मीदवारों सहित उनके विधानसभा क्षेत्र की घोषणा की जा चुकी है। इनमें 13 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। सूची में जदयू ने अपने कोर वोट बैंक का पूरा ध्यान रखा गया है। इसके साथ ही जाति समीकरण का भी ध्यान रखा गया है। इनमें पिछड़ा वर्ग को 37, अति पिछड़ा वर्ग को 22, अन्य को 22, अनुसूचित जाति को 15, अल्पसंख्यक को 4, अनुसूचित जनजाति वर्ग से 1 उम्मीदवार शामिल हैं। और दोस्तों सामाजिक वर्गीकरण का भी रखा ध्यान। दोस्तों जदयू ने उम्मीदवार के चयन में सामाजिक वर्गीकरण का खास ध्यान रखा है। इनमें लव कुश समीकरण यानी कि कुशवाहा और कुर्मी समाज की पार्टी ने सबसे अधिक 25 उम्मीदवारों का चुनाव मैदान में उतारा है। आबादी के अनुसार पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज की अधिक हिस्सेदारी की वजह से इन दोनों समाज से सबसे अधिक 59% भागीदारी दी गई है। सामान्य वर्ग की भागीदारी भी अच्छी खासी लगभग 22% है। इस तरह जदयू ने एक बार फिर से अपने को लवकुश सहित पिछड़ा और अति पिछड़ा। इसी के साथ दोस्तों चेतन आनंद को शिवहर की जगह नवीनगर। दोस्तों गोपालपुर से सिटिंग विधायक गोपाल मंडल का टिकट काटकर बुलू मंडल का उम्मीदवार बनाया गया है। साथ ही राजद से जदयू में शामिल चेतन आनंद को शिवहर की जगह नवीनगर से उम्मीदवार बनाया गया है। भाजपा ने अदला बदली में जदयू को नोखा सीट मिली है। यहाँ से जदयू के नागेंद्र चंद्रवंशी उम्मीदवार है। नेता पुत्र के रूप में हाल में जदयू में शामिल पूर्व सांसद अरुण कुमार के पुत्र ऋतुराज को घोषित से उम्मीदवार बनाया गया है। दोस्तों अब जान लेते हैं कुल 8 विधायकों के टिकट कटे। दोस्तों एनडीए की तरह जदयू 101 सीटों पर चुनाव मैदान में है। पार्टी ने 8 मौजूदा विधायकों को उम्मीदवार नहीं बनाया है। इनमें बरबीघा के सुदर्शन कुमार, वरिष्ठनगर के अशोक कुमार, सरकरा के अशोक कुमार चौधरी, कुशेश्वर नाथ के से अमन भूषण हजारे, गोपालपुर से गोपाल मंडल, त्रिवेणीगंज से भारती सुरेंद्र से दिलीप राय और तारापुर से राजीव सिंह शामिल है। और तारापुर सीट को छोड़ के उनकी जगह दूसरे नेताओं को उम्मीदवार बनाया गया है। एनडीए से सीट बंटवारे के मैदान सुसंड और तारापुर सीट भाजपा के दी गई है। सूत्रों के माने तो जदयू ने मौजूदा विधायक वाली 6 सीटों पर उम्मीदवार बदलने का निर्णय पार्टी की आंतरिक सर्वे और फीडबैक के आधार पर लिया है। दोस्तों अब जान लेते हैं कि 44 नए उम्मीदवारों का इस बार मौका मिला है चुनाव लड़ने का। उनका लिस्ट आप देख सकते हैं तस्वीरों में। इसी के साथ दोस्तों पीएम मोदी बोले 2047 तक विकसित भारत का सपना होगा साकार। मित्रों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि 21वीं सदी भारत के 140 करोड़ नागरिकों को की सदी होगी। आजादी के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना साकार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है और मेक इन इंडिया की सफलता अब रक्षा से लेकर ऊर्जा क्षेत्र तक दिखाई दे रही है। पीएम आंध्र प्रदेश ने कुरुनूल में आयोजित एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने 13,430 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि भारत के मेक इन इंडिया पारिस्थितिकी तंत्र की ताकत हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में भी देखने को मिला है, जबकि देश ने अपने घरेलू रक्षा संसाधनों से पीओके में आतंकवादी ठिकानों पर कार्रवाई की। पीएम ने कहा कि मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि 21वीं सदी भारत की होगी। आने वाले वर्षों में भारत हर क्षेत्र में नेतृत्व करेगा, चाहे वह तकनीकी हो, नवाचार हो, उद्योग हो या सैन्य ताकत हो। उन्होंने कहा कि अब आंध्र प्रदेश को मुख्यमंत्री एवं चंद्रबाबू नायडू और उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण जैसे सुदर्शी नेतृत्व मिला है, जिससे राज्य में तेज विकास संभव हो
हो रहा है। और दोस्तों आंध्र प्रदेश में 13,430 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन व शिलान्यास। दोस्तों उद्योग, ऊर्जा, सड़क, रेलवे, रक्षा और गैस क्षेत्र में को शामिल किया गया है। दोस्तों ओरबकल और कुपथी औद्योगिक क्षेत्र में कुल निवेश 4,920 करोड़ रुपए की उद्घाटन हुआ है। विशाखापत्तनम ग्रीनफील्ड राजमार्ग लागत 960 करोड़ रुपए। गेल की श्रीकाकुलम अंगुली गैस पाइपलाइन लागत 1,730 करोड़ रुपए। दोस्तों BLA की नाइट विजन फैक्ट्री कृष्ण जिला लागत 360 करोड़ रुपए। IOC का LPG बॉटलिंग प्लांट चितूर लागत 200 करोड़ रुपया। रेलवे परियोजनाएं लागत 1200 करोड़ रुपया। अनुमानित 1 लाख रोजगार और 21,000 करोड़ का निवेश आकर्षण, जो कि कुल मिलाकर 13,430 करोड़ रुपया का उद्घाटन होता है। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश के नंदांग जिले में स्थित श्री भ्रमरांबा मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर में पंचामृत से रुद्राभिषेक किया। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों और 52 शक्ति पाठों से एक है, जो एक परिसर में दोनों समेट हुए हैं। इस मैदान उनके साथ मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण भी मौजूद थे। बाद में प्रधानमंत्री ने श्री शिवाजी स्फूर्ति केंद्र में छत्रपति शिवाजी के अध्ययन प्रतिमा को नमन किया, जो शिवाजी की 1677 की तीर्थ यात्रा को स्मृति में स्थापित है। युद्ध रोकने की दिशा में हासिल की बड़ी उपलब्धि। दोस्तों ट्रंप ने बोला रूस से तेल नहीं लेगा भारत। दोस्तों भारत बोला राष्ट्र हित सर्वोपरि है। दरअसल दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि भारत का रूस से तेल की खरीद बंद करेगा। ट्रंप ने इस बयान के बाद भारत ने गुरुवार को स्पष्ट किया है कि उनकी ऊर्जा नीतियों की तरह से राष्ट्रीय हितों से प्रेरित है और वह बाजार की परिस्थितियों के अनुरूप अपने ऊर्जा स्रोतों का आधार व्यापक और विविधतापूर्ण बना रहा है। ट्रंप ने वाशिंगटन में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि भारत रूस से अब कच्चा तेल नहीं खरीदेगा। उन्होंने इस यूक्रेन पर रूस के आक्रमण को रोकने की दिशा में एक बड़ा कदम करार दिया। अमेरिका राष्ट्रपति ने कहा वह मोदी मेरे मित्र है, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि वे रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। प्रक्रिया शुरू हो गई है और जल्द ही पूरी की जाएंगी। ट्रंप ने दावे के साथ भारत ने एक बार फिर अपनी स्वतंत्र और संतुलित ऊर्जा नीति के दोहराया है। दोस्तों भारत की दो टूक। दोस्तों उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता। दरअसल मित्रों भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ट्रंप के दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत अस्थिर वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा का सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। उन्होंने कहा कि भारत आयात नीतियों पूरी तरह राष्ट्रीय हित से प्रेरित है। जायसवाल ने कहा स्थिर ऊर्जा, जलीय मूल्य और सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित कराना हमारी ऊर्जा नीति के दोहरे लक्ष्य हैं। इनमें हमारी ऊर्जा आपूर्ति के स्रोतों का आधार व्यापक बनाना और बाजार की परिस्थितियों के अनुरूप विविधता लाना शामिल है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत अमेरिका के साथ ऊर्जा सहयोग को गहरा करने पर विचार कर रहा है और इस दिशा में बातचीत चल रही है। इसी के साथ दोस्तों रूस बोला भारत के साथ ऊर्जा व्यापक व्यापार जारी होगा। दोस्तों भारत ने रूसी राजदूत डेनिस आलिपोव ने कहा कि रूस के साथ भारत का ऊर्जा सहयोग उसके राष्ट्रीय हितों के अनुरूप है। वहीं रूस उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाव ने भी कहा कि उन्हें वैश्विक विश्वास है कि भारत के साथ ऊर्जा सहयोग आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि हम अपने साझेदारों के साथ सहयोग जारी रखेंगे। नोवाक ने यह भी कहा कि कई देश यह स्पष्ट कर रहे हैं कि वे किसी के हुक्म पर नहीं चलेंगे और स्वतंत्र ऊर्जा नीति सहयोग अपनाएंगे। और दोस्तों भारत बना है रूस का सबसे बड़ा तेल खरीदार। दोस्तों फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद पश्चिमी प्रतिनिधियों के बीच रूसी कच्चा तेल भारी छूट पर भारत को मिलने लगा, जिससे भारत का रूस से आयात तेजी से बढ़ा। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक भारत ने कुल तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी 36% से अधिक हो गई है। अमेरिका लंबे समय से भारत पर दबाव डालता रहा कि वह रूस से तेल आयात कटौती क्यों करे, क्योंकि इससे पुतिन को युद्ध के लिए आर्थिक साधन मिलते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।